हाय एवरीवन, आप सभी को एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और महामैराथन क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1। ये पूरा क्लास महामैराथन क्लास चलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पूरा चैप्टर को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 1, जो है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सारा क्वेश्चन आप लोग को बनने वाला है। आप ये पढ़ के जाइए एग्ज़ाम देने के लिए, रिवीजन करने के लिए भी सबसे अच्छा रहेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि पूरा चैप्टर देखने वाले हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। तो पूरा देख लीजिएगा आप लोग। ना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों के कीमती समय को ध्यान में रखते हुए और अपना भी कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग को ये पूरा चैप्टर देखना है एक ही क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश हम लोग किसको कहते हैं? तो समझिएगा कि विद्युत धारा और समय, देखिए विद्युत धारा क्या लिखें? विद्युत धारा। तो हम लोग पहले क्या ले लेंगे? विद्युत धारा ले लिए। विद्युत धारा को हम लोग सूचित किससे करते हैं? आई से सूचित करते हैं। तो ये हो गया विद्युत धारा आई। विद्युत धारा एवं समय को हम लोग सूचित किससे करते हैं? टी। तो टी के गुणनफल, तो गुना कर दिए हम लोग। आवेश को हम लोग बड़ी क्यू या फिर छोटी क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू या फिर छोटी क्यू इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं इसका डिफिनेशन से कि विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल। तो विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। ये माइनस नहीं समझिएगा, ये आपको ऐसे हेडिंग कर दिए हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। बड़ी क्यू भी ले सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं? विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। और ये क्या है? एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इससे प्रायः हम लोग बड़ी क्यू या फिर छोटी क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला हो गया Q इक्वल टू आई टी। अब चलिए इसका हम लोग जानते हैं एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? फॉर्मूला अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? Q इक्वल टू आई टी। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू आई। आई क्या है? ये विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो ये हो जाएगा एम्पियर। और इनटू ये क्या है? समय है। टी ये समय है, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। तो ये हो गया सेकेंड। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, ये इसका एसआई मात्रक हो गया। अब चलिए इसका हम लोग जानते हैं विमीय सूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो चलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है, हम लोग अभी पढ़े हैं Q इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू होता है आई टी। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं इसका फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू आई क्या है? ये विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का हम लोग विमीय सूत्र में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एम्पियर, यानी कि एसआई मात्रक एम्पियर। तो इसका हम लोग ए से सूचित करते हैं, मतलब इसका विमीय सूत्र ए होता है। ए हो गया। उसके बाद समय है, और समय को हम लोग टी से सूचित करते हैं। तो ये हो गया ए टी, मतलब आवेश का विमीय सूत्र हो जाएगा ए टी। उसके बाद चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अगला है आवेश का प्रकार, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्लस VE। और दूसरा होता है ऋण आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ये हो जाएगा माइनस VE। आवेश का प्रकार हो गया। अब चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए बोला जा रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। समझिएगा, समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है?
प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित का मतलब क्या हो गया? प्रतिकर्षित का मतलब हो गया एक दूसरे से दूर हटना, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेगा ये। तो देखिए समझिएगा, समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे से ये दूर हटता है। प्रतिकर्षण का मतलब हो गया एक दूसरे से ये दूर हटना। तो देखिए समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश का मतलब देखिए यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू, मतलब दोनों जगह प्लस क्यू है। इसके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा, यानी रिपल्सन का बल लगेगा। ये प्रतिकर्षण का बल लगेगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये माइनस क्यू और यहाँ पर भी माइनस क्यू है, दोनों जगह समान आवेश है, इस कारण इस पर भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा, यानी एक दूसरे से ये दूर हटेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। उसके बाद चलिए आगे समझते हैं। आगे बोला जा रहा है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। विपरीत आवेश क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे के नज़दीक आना, मतलब एक दूसरे के नज़दीक आएगा ये। और विपरीत आवेश क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित करता है। विपरीत आवेश का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है। इसमें कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा, यानी एक दूसरे के ये नज़दीक आएगा, मतलब एट्रैक्शन का बल लगेगा, ये हो जाएगा आकर्षण। इसके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि ये विपरीत आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है? ये माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है। तो दोनों क्या है? ये विपरीत आवेश है, जिस कारण से इसमें भी आकर्षण का बल लगेगा, मतलब एट्रैक्शन का बल लगेगा, यानी एट्रैक्शन फोर्स, ये हो जाएगा आकर्षण। तो चलिए अब आगे समझते हैं। आगे है आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण, तो चलिए हम लोग समझते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो समझिएगा, आवेश का क्वांटमीकरण में ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में रहता है। यानी आवेशों को क्वांटमीकरण ऐसे समझ में आ रहा है, मतलब काउंट करना। क्वांटमीकरण मतलब काउंट करना, यानी गिनती के रूप में होगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। मतलब जैसे बोल सकते हैं +-1 इलेक्ट्रॉन ये रह सकता है, +-2 इलेक्ट्रॉन ये रह सकता है, +-3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, आप लोग जाते हैं दुकान और दुकान में क्या बोलते हैं कि हमको 1 पैकेट मैगी दीजिए, या फिर 2 पैकेट मैगी दीजिए, या फिर 3 पैकेट मैगी दीजिए। कभी भी आप लोग बोलते हैं क्या कि 1.5 पैकेट मैगी दीजिए, या फिर 2/3 पैकेट मैगी दीजिए, या फिर 5.2 पैकेट मैगी दीजिए? ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये दशमलव के रूप में नहीं रहता है और बटे के रूप में नहीं रहता है। सेम उसी तरह इसमें भी होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, +-4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दशमलव में या फिर बटे में ये सब में रूट में नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन +-2 इलेक्ट्रॉन +-3 इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है, और +-1.5 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, 5.2 इलेक्ट्रॉन ये नहीं हो सकता है, मतलब ये गलत है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? मतलब ऐसे इसको बोल सकते हैं कि आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। आवेशों का क्वांटमीकरण का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q = Ne। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है, यही है यहाँ पर ये पूर्ण संख्या, मतलब यहाँ पे हम लोग दशमलव में नहीं ले सकते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में होगा। तो जैसे कि Q आप लोगों को पता होगा, पहले बता चुके हैं कि ये क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। और n क्या है? n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? E पर जो चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, यहाँ से ये भी फॉर्मूला पूछा जाता है, इससे नंबरिकल पूछा जाता है, वो आप लोगों को बताने वाले हैं आगे। ये हो गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग आवेशों का क्वांटमीकरण जो अभी हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पहला टाइप का इस तरह से पूछेगा, बोलेगा अगर किसी सर्किट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत आवेश का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, ये n दिया हुआ है, n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, Q इक्वल टू जानते हैं NE होता है। इसमें आवेश पूछ रहा है ना, मतलब Q पूछा जा रहा है, Q इक्वल टू वाट। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, Q इक्वल टू NE फॉर्मूला होता है। तो हम लोग Q का मान निकालना है तो Q को रहने देंगे, तो Q इक्वल टू N का मान है कितना, 3 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है E, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आपको बताएं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर इसका मान हम लोग पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हम लोग जैसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 या 48 यानी 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यू का मान निकल गया। उसी तरह नीचे सेम क्वेश्चन है, टाइप 1 का ये सेम क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है अगर किसी सर्किट में 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा हो, मतलब n का मान दिया गया है 5, तो विद्युत आवेश का मान क्या होगा, मतलब q का मान पूछा जा रहा है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं q इक्वल टू क्या होता है, NE, q इक्वल टू NE। तो 5 इंटू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता कितना है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 16 पंचे 80, मतलब 8.0, या फिर डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग जानते हैं टाइप 2 यानी इसका दूसरा टाइप, जो क्वेश्चन पूछने का जो दूसरा टाइप है वो समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का कि अगर किसी सर्किट में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, मतलब यहाँ पे Q का मान दे दिया गया है। Q का मान कितना दिया है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये हम लोगों को दे दिया है। Q का मान पूछा जा रहा है, प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, मतलब इसमें पूछा जा रहा है n इक्वल टू वाट, मतलब हम लोगों को n का मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू NE होता है। Q इक्वल टू NE ये फॉर्मूला होता है। अगर यदि यहाँ से हम लोग n का मान निकालना चाहेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q, और ये E इधर क्या है, गुना में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, यानी बटे E हो जाएगा। मतलब हम लोगों को फॉर्मूला मिल चुका है n बराबर Q/E। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, n का मान निकालना है तो n रहने देते हैं, इक्वल टू Q का मान दे दिया है कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, अपॉन हो जाएगा E का मान क्या है, हम लोगों को पता है E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कब कटा दीजिए, ये और ये कट चुका है, 16 दूना 32, ये 2 बार में कट गया, मतलब कि n बराबर कितना निकल गया, 2, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। ये हो गया हम लोगों का आंसर, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 2 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर किसी सर्किट में 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रही हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, मतलब इसमें Q का मान दे दिया गया है 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दे दिया है, और उसके बाद हम लोगों को इसमें पूछा जा रहा है n का मान, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें पूछा जा रहा है। तो n बराबर हम लोगों को पूछा जा रहा है, n का मान हो गया वाट। और हम लोग फॉर्मूला क्या जान रहे हैं, हम लोग अभी निकाल रहे हैं n इक्वल टू Q/E होता है, n इक्वल टू Q/E होता है। तो यह हो जाएगा ये n इक्वल टू Q का मान कितना दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, अपॉन E का मान हम लोगों को पता है क्या होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए ये 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 ये दोनों कट जाएगा, और इसको अगर यदि कटना चाहेंगे यहाँ पे दशमलव दे सकते हैं, यानी 16 पंचे 80, 5 बार में ये कट जाएगा। मतलब हम लोगों को यहाँ पे n का मान 5 निकल चुका है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
चलिए अब आगे समझते हैं। आगे है कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई हम लोग दो बिंदु मान लिए हैं ए और बी, और ए बिंदु पर हम लोग मान लिए हैं कोई एक Q1 आवेश स्थित है तथा बिंदु बी पर Q2 आवेश स्थित है, और F दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग मान लिए हैं R है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए बोला जा रहा है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखिएगा, समझिएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बोला जा रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बल ले लेंगे, F हो गया, बल को हम लोग F सूचित करते हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेश क्या है Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती, हम लोग बोल सकते हैं समानुपाती होता है। तो इसको हम लोग मान लिए समीकरण फर्स्ट। उसके बाद बोला जा रहा है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूसरा हम लोग लेके चलेंगे तो F, और क्या होता है कि इसमें बोला जा रहा है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है R के वर्ग, मतलब R² हो गया, के वर्ग कर दिए, के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, तो ये हो जाएगा 1/R²। व्युत्क्रमानुपाती हो गया ये, ठीक, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम लोगों को निकल गया ये समीकरण 2 मान लिए। यहाँ पे ये समीकरण 2 हो गया, यानी F व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/R² के। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। लिखेंगे अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो ये हो जाएगा F, और यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह है। उसके बाद दोनों को जैसे हम लोग मिलाएंगे समानुपाती में, तो इधर का दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर है ही F और F, तो यहाँ पे F ले लिए। लेकिन इधर का हम लोग जैसे मिलाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन ये 1 गुना जैसे ऊपर से करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और नीचे हो जाएगा R², ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। और आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह अगर हटता है, मतलब समानुपाती का चिन्ह जैसे भी हटाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग मान लेते हैं कि k है। मतलब जैसे हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाए तो यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट k आ गया, तो k मान लिए हम लोग। तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लिए हैं, k मान लिए हैं। और इस कांस्टेंट का मान जो होता है ये होता है 1/4πε0। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, k का मान क्या हो जाएगा 1/4πε0। तो चलिए k के जगह पर पुट कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू k का मान क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R² हो जाएगा। तो ये हम लोगों का इसका फॉर्मूला निकल के आ चुका है, मतलब ये हो जाएगा बल का यहाँ से फॉर्मूला, ये कूलाम का नियम निकल गया है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कूलाम के नियम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा। चलिए हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग कूलाम के नियम से क्या जानते हैं कि F बराबर फॉर्मूला होता है F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये हम लोगों को पता है, इसका फॉर्मूला होता है, इतना ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दोनों क्या है स्थिर आवेश है, के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। मतलब
दूरी मतलब आर आधी कर दी जाए, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट, देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, कूलॉम का नियम है, और यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r है, और इसको हम लोग आधा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब r का मान आधा कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा F = 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q1 × Q2/r। r का मान क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, आधा कर दिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा r² हो जाएगा ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये समझिएगा यहाँ पर क्या है, r/2 का होल स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो जाएगा r²/2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, r²/4 हो जाएगा। और जैसे ये इधर आएगा गुना में जाएगा तो मतलब ये पलट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, r² नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 4 को ऊपर भेज दिए 4, और यहाँ पर ये हो जाएगा Q1 × Q2/r²। तो देखिए ये क्या हो गया, इधर था f और इधर क्या हो गया, ये 4 एक्स्ट्रा में आ गया। यहाँ तक ये क्या मान है, यहाँ से यहाँ तक ये f है, f का मान है, और 4 एक्स्ट्रा में आ गया, ये मतलब हो गया ये 4f। तो इसका मान क्या हो रहा है, बल क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। मतलब जैसे ही हम लोग आधा करेंगे, बीच की दूरी को आधी कर देंगे, जैसे ही हम लोग बीच की दूरी को आधी कर देंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन में हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगा, या फिर 4f दिया हुआ रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। उसमें क्या था, आधा किए थे, इसमें बीच की दूरी दुगनी करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग दुगनी करते हैं। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, F = 1/4πε0, और Q1 × Q2/r² होता है। लेकिन r का मान क्या करना है, दुगुनी करना है, यानी 2r हो जाएगा। r के जगह पर 2r हो जाएगा, दुगुनी कर देंगे तो, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा F = यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2/2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और ये 4² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये जो मान होता है ये f का मान होता है, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें क्या आ रहा है, 1/4 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये f और इधर हो जाएगा 1/4f, यही ना हुआ, एक्स्ट्रा में 1/4 आया, और ये f, मतलब इसमें क्या हो रहा है, 1/4 गुना हो रहा है। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर कि 1/4 गुना हो जाएगी, या फिर 1/4f रहेगा आंसर में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला उससे डिफरेंट है, ये दूसरा टाइप है। इसमें बोला जा रहा है किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आवेशों को दुगनी कर दी जाए। उसमें हम लोग दूरी को दुगनी या फिर आधा कर रहे थे, इसमें आवेश को ही दुगना कर दिया गया है। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, समझिएगा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, F = क्या होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2/r² होता है। लेकिन इसमें आवेश को क्या किया है, दुगना किया है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं, आवेश को हम लोग दुगना कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, समझिएगा, आवेश को हम लोग दुगना किए हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, ये f का ही मान होता है। तो F = क्या हो जाएगा, 2f, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दुगुना ही रहेगा। जैसे हम लोग आवेश को दुगना कर देंगे तो ये दुगुना ही रहेगा, ये दुगुना हो गया, यानी ये 2f हो गया। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं। आगे है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए समझिएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई आवेश है या फिर आवेशों का समुदाय। बोलेंगे आवेश या आवेशों के समुदाय। ये क्या है, समुदाय मतलब समूह है, ये मतलब बोलेंगे यहाँ पर आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र
जहाँ तक कोई अन्य आवेश ले जाने पर एक बल का अनुभव हो, एक बल का अनुभव हो, उससे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझिएगा, ये क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे कि आवेश या आवेशों के समुदाय, आवेश या आवेशों का समुदाय है ये, के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र। जैसे हम लोग हैं, हम लोग के घर के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो हम लोग का क्षेत्र होता है, मतलब हम लोग का एरिया होता है। उसी तरह यहाँ पर ये आवेश है, तो आवेश के चारों ओर का एरिया क्या हो जाएगा, विद्युत का क्षेत्र हो जाएगा, यानी आवेश का क्षेत्र हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश ले जाने पर एक बल का अनुभव हो, मतलब जहाँ तक कोई अन्य आवेश ले जाएंगे तो एक बल का अनुभव होगा, तो उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि बल दो प्रकार का होता है, आपको बता दिए हैं पहले। तो ये कौन कौन सा होता है, आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। देखिए, अगर माइनस क्यू आवेश लाते हैं और यहाँ पर ये प्लस क्यू विपरीत आवेश यानी आकर्षण का यानी एट्रैक्शन का बल लग जाएगा, और यहाँ पर अगर प्लस क्यू आवेश लाते हैं तो ये हो जाएगा रिपल्सन का बल लगेगा यानी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो जहाँ तक कि ये अपना प्रभाव दर्शाएगा उसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। सेम डिफिनेशन को लिखे हैं कि आवेश या आवेशों के समुदाय, आवेश या आवेशों के समुदाय, आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश को ले जाने पर एक बल का अनुभव हो, तो उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए अब अगला टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए समझते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर है 1/Q0, 1/Q0। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश, Q0 क्या है, धन परीक्षण आवेश है, और बटे लगा हुआ है, मतलब इसको हम लोग एकांक पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, एकांक धन परीक्षण आवेश। तो समझिएगा, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है, कोई एक विद्युत क्षेत्र है, आपको ऊपर बताएं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने पर, ये एकांक धन परीक्षण आवेश को ला रहे हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, वही बोलेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले बल को, यानी इस पर जो बल लगेगा इस दोनों के बीच, उस पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग इसे सूचित करते हैं, जिसका फॉर्मूला बोल सकते हैं कि बल जो लग रहा है एफ, इसमें बोलेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर, तो ला रहे हैं Q0 को, एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने पर लगने वाले बल, तो बल से गुना कर दिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए डिफिनेशन में सेम चीज़ लिखे हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर, एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर उसमें लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश को कहाँ लाएं, विद्युत क्षेत्र में लाएं, तो उस पर जो बल लग रहा है उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इससे हम लोग ई वेक्टर से सूचित करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक सदिश राशि है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि बल भी एक सदिश राशि है, तो एफ वेक्टर अपॉन Q0 हो जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं इसका एसआई मात्रक। तो चलिए अब इसका हम लोग एसआई मात्रक समझते हैं। तो एसआई मात्रक देखिए, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, अभी तुरंत हम पढ़ें, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन Q0 होता है, जहाँ पे ये एफ क्या है, बल है, क्यू क्या है, ये आवेश है, और हम लोग जानते हैं कि ये बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो इसी का फॉर्मूला से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू ये एफ वेक्टर यानी बल का एसआई मात्रक न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन, और बटे है तो बटे आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं एनसी इनवर्स, जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसका एसआई मात्रक हो गया। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका बीमीय सूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो चलिए इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को समझते हैं। तो देखिए फार्मूला हम लोग क्या जान रहे हैं, ये वेक्टर इक्वल टू यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, ई वेक्टर
इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होता है, जिसमें एफ क्या है, बल है, क्यू नॉट क्या है, फ्रिक्शन आवेश है। और हम लोग जानते हैं बल का विमा क्या होता है, विमीय सूत्र एम एल टी माइनस टू, और आवेश का क्या होता है ए टी। और हम लोग सीरीज में जब भी लिखते हैं तो एम पहले लिखते हैं, फिर एल, फिर टी, फिर ए लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। तो ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा एफ वेक्टर। तो एफ का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे एफ के जगह पर हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये एफ का हो गया। अब क्यू नोट का लिखेंगे, तो क्यू का हम लोग क्या जानते हैं विमीय सूत्र, इसका जानते हैं कि ए टी होता है, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ए टी। अब चलिए इसका हम लोग फाइनली इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। ई इक्वल टू हो जाएगा, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, तो यहाँ पर एम हो गया। फिर एल लिखेंगे, तो एल देखिए इसमें एक ही है, तो एल हो गया। फिर टी लिखेंगे, तो टी देखिए इसमें ऊपर में दो गो है माइनस में, और नीचे है प्लस में एक है। जैसे ये ऊपर जाएगा ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में टू पहले से था, और ये भी ऊपर गया तो ये भी माइनस में हो जाएगा, मतलब -2 और -1 हो जाएगा, ये -3 हो गया। उसके बाद क्या लिखाएगा, ए लिखाएगा। अब देखिए ए नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब कि ए -1 हो जाएगा। ये इसका विमीय सूत्र निकल गया, एम एल टी माइनस 3 ए -1। आगे है विद्युत बल रेखाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब ये विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होता है, तो ये एक काल्पनिक वक्र रेखा होता है। ये एक काल्पनिक वक्र रेखा होता है जो प्लस क्यू से माइनस क्यू आवेश की ओर जाता है। और ये काल्पनिक का मतलब क्या है, सिर्फ इसको कल्पना कर सकते हैं, ना इसको देख सकते हैं, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये काल्पनिक है और ये वक्र रेखा है। और ये क्या होता है, प्लस क्यू से निकलता है और माइनस क्यू की ओर जाता है। देख सकते हैं प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर जा रहा है। और ये यहाँ पे हम लोग दिखा दिए चीज़ें से, लेकिन ये काल्पनिक है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। और ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, क्योंकि ये वक्र है, और ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, क्योंकि अगर ये काटेगी तो काटने के कारण से दो स्पर्श रेखाएं बन जाएगी, जिस कारण से विद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं हो जाएगी। तो कोई भी विद्युत बल रेखा की दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ये क्वेश्चन भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है यहाँ से। अब चलिए समझते हैं विद्युत बल रेखाएं। आपको अभी बताया कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, एक काल्पनिक वक्र रेखा है। विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक वक्र रेखा है जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है। इसका गुण क्या है, इसका गुण वही चीज़ लिखे हैं कि यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, नहीं काटती है कभी भी। यह एक काल्पनिक वक्र रेखा है। आपको बताया कि ये क्या है, कोई एक काल्पनिक वक्र रेखा है, और ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है। आप लोगों को बता दिए हैं, देख सकते हैं ये क्या है, धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, इससे निकल रहा है, ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही है और इसमें प्रवेश कर रही है। चलिए आगे समझते हैं। आगे है विद्युत द्विध्रुव, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो समझिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग किसको कहते हैं कि जब कोई समान किंतु विपरीत आवेश, जब कोई समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से स्वअल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, बिंदु ए है और यहाँ पर कोई एक आवेश प्लस क्यू आवेश स्थित है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। दोनों समान है किंतु विपरीत प्रकृति। विपरीत प्रकृति का मतलब एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। दोनों स्वअल्प दूरी, मतलब कम से कम दूरी पर स्थित होना चाहिए, उसको हम लोग स्वअल्प दूरी बोलते हैं। इसका मूल बिंदु होता है, मान लेते हैं ओ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल होता है, यहाँ से यहाँ तक की एल होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2l हो जाएगा। तो ये स्वअल्प दूरी होता है, मतलब कम से कम दूरी होता है। तो चलिए हम लोग इसको डिफिनेशन से समझते हैं। इसमें क्या है, जब कोई दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के, समान किंतु विपरीत प्रकृति मतलब प्लस और माइनस, विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्वअल्प दूरी पर, मतलब कम से कम दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब कम से कम दूरी पर स्थित हो। स्वल्प का मतलब होता है कम से कम, इतना दूरी कि वो चिपक ना जाए, चिपकने से थोड़ा सा पहले, मतलब कम से कम दूरी।
चलिए अब आगे समझते हैं। आगे है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो समझिएगा, ये सिंपल है। अगर आपको विद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि कोई एक विद्युत द्विध्रुव है मान लेते हैं, तो इसमें होता है क्या कि कोई एक आवेश को ले लेते हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश ले लेते हैं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को ही हम लोग के गुणनफल को ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए हम लोग इसको डिफिनेशन समझते हैं। अभी आपको क्या बताया कि विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश लिए हैं, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन से समझते हैं। डिफिनेशन में बोला जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश हम लोग ले लिए हैं, कोई एक आवेश। चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश को हम लोग ले लिए, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है, बीच की दूरी 2L है। यहाँ पर हम लोग 2L ले लिए, के गुणनफल को तो हम लोग गुना कर दिए, के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो ये हो गया P = Q × 2L, मतलब हम लोग बोल सकते हैं P = Q × 2L। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसके बाद चलिए इसका SI मात्रक निकालते हैं। SI मात्रक P वेक्टर = देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, P वेक्टर = Q × 2L होता है। हम लोग जानते हैं P वेक्टर = Q × 2L, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब इसका हम लोगों को SI यूनिट निकालना था। तो देखिए P यहाँ पे क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और Q क्या है, कोई एक चार्ज है, मतलब आवेश है, और 2L क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है, मतलब 2L है ये, मतलब ये लंबाई है बोल सकते हैं, और लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। चलिए अब इसका SI मात्रक निकालते हैं। तो P वेक्टर = Q, और Q का SI मात्रक क्या होता है, कूलम, यानी हो जाएगा कूलम इनटू, उसके बाद क्या है, 2L है, 2L मतलब ये दूरी है, और दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ये हो गया कूलम मीटर, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं P वेक्टर = कूलम × मीटर। ये इसका SI मात्रक निकल गया। अब चलिए इसका हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं, मतलब डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो देखिए हम लोग फार्मूला क्या जान रहे हैं, P वेक्टर = Q × 2L। तो ये हो जाएगा विमीय सूत्र में P वेक्टर = Q, और Q का हम लोग जानते हैं बीमा क्या होता है, विमीय सूत्र AT होता है, और L मतलब ये क्या है, लंबाई है, और इसका विमीय सूत्र L होता है। और हम लोग सीक्वेंस में जब लिखते हैं तो पहले M आता है, फिर L आता है, फिर T आता है, उसके बाद A आता है। तो चलिए हम लोग इसको सीक्वेंस में पहले सजाते हैं। देखिए Q है, और Q को हम लोग, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। तो Q के जगह पे हम लोग कर दिए AT इंटू, उसके बाद 2L है लंबाई, और लंबाई का हम लोग जानते हैं विमीय सूत्र L होता है, तो ये L हो गया। और हम लोग जब भी लिखते हैं तो पहले M को लिखते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा P वेक्टर = M। M तो इसमें है नहीं, तो M को छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आता है, L, तो L को लिखेंगे, फिर आता है T, फिर T को लिखेंगे, उसके बाद आता है A, उसके बाद A को लिखेंगे, मतलब इसका विमीय सूत्र मतलब डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LTA। चलिए अब आगे समझते हैं। उसके बाद है विद्युत फ्लक्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोई एक विद्युत क्षेत्र में, देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये क्या, कोई है एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, कोई एक विद्युत क्षेत्र है। तो कोई एक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई एक पृष्ठ, ये क्या है, कोई एक पृष्ठ है, और इससे जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही है, उसी की संख्या के माप को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब इसमें डिफिनेशन क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या के
माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब बोलेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है, कोई एक विद्युत क्षेत्र है, बोलेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई एक पृष्ठ, ये क्या है, कोई एक पृष्ठ है, से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, मतलब विद्युत बल रेखाएं हैं। तो जितना भी विद्युत बल रेखा होकर गुजर रही है इस पृष्ठ से, सभी के माप को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन को देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से होकर, कोई पृष्ठ है इससे होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इससे हम लोग प्रायः फाई ई से सूचित करते हैं, फाई ई से हम लोग इसको सूचित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, मतलब सदिश रूप में, सदिश रूप में। तो अगर यदि हम लोग इसको अदिश रूप में लिखेंगे तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। आप लोगों को पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग हटाते हैं तो कॉस लगाते हैं, और क्रॉस को हटाते हैं तब साइन लगाते हैं। इसमें डॉट प्रोडक्ट है इसको में, तो ये हो गया कॉस, ये हो गया अदिश रूप में, अदिश गुणनफल हो गया। अब चलिए आगे समझते हैं। आगे है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। तो हम लोग पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद चलेंगे हम लोग कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान पुट कर देंगे, यहाँ पे एफ का मान हम लोग पुट कर देंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ समीकरण 2 इन समीकरण फर्स्ट। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं मान को। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू, देख सकते हैं यहाँ पे E इक्वल टू एफ वेक्टर। इसी एफ का मान तो हम लोग ये पुट करने वाले हैं। तो इस एफ के जगह पे कितना पुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस एफ के जगह पे पुट कर दिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कोई एक आवेश है। अब देखिए एक आवेश से एक आवेश कट गया, बचा क्या है, एक आवेश बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक ही आवेश बचा हुआ है, तो एक हो गया आवेश अपॉन में ये हो गया अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोगों का निकल गया किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकल गया। चलिए अब अगला टॉपिक को समझते हैं। आगे है गॉस का नियम। तो देखिए इसमें क्या बोलेंगे इसके अनुसार। इसमें देखिए क्या होता है कि कोई एक बंद पृष्ठ लेते हैं, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स अभी आपको बता चुके हैं। तो कुल विद्युत फ्लक्स यानी कोई एक बंद पृष्ठ से होकर जितना भी विद्युत फ्लक्स गुजरती है, वो विद्युत फ्लक्स तथा उसी पृष्ठ से परिबद्ध जो आवेश है, तो उसी के हम जानते हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसके अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार। क्या बोलेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई, गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई, उसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, तो आवेश को हम लोग क्यों मान लिए, आवेश परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही हम लोगों को निकल के आ गया इसका फॉर्मूला या सूत्र। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, फाई ई इक्वल टू क्यू गुना 1 करेंगे, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हम लोगों का इसका यहाँ से फॉर्मूला निकल गया, सूत्र निकल गया। यानी यहाँ पे क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स ले लिए, उसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, तो आवेश ले लिए, का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हम लोगों को फॉर्मूला आ गया। तो
चलिए एक बार फिर से शुरू से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, विद्युत आवेश, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं, मतलब, और इसको हम लोग बड़ी क्यू या फिर छोटी क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और ये एक अदिश राशि है। तो बड़ी क्यू या फिर छोटी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी, क्योंकि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं, मतलब क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। क्यू इक्वल टू आई टी हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसका एसआई मात्रक निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू आई है, और आई का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, मतलब विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इनटू ये समय है, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, मतलब इसका एसआई मात्रक निकल के चला आया एम्पियर सेकंड। उसके बाद इसका विमीय सूत्र मतलब डायमेंशनल फार्मूला निकाले हैं। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला ये इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, ए हो गया इसका विमीय सूत्र एम्पियर का, और सेकंड का क्या हो गया, टी हो गया, यानी एम्पियर सेकंड एटी हो गया, मतलब आवेश का एसआई मात्रक एटी होता है, सॉरी एम्पियर सेकंड होता है, और विमीय सूत्र एटी होता है। और इसका एक और एसआई मात्रक होता है, याद रखिएगा आप लोग, कूलाम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, आवेश का प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश कौन कौन से प्रकार होता है, एक होता है धन आवेश, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, प्लस VE। एक होता है ऋण आवेश, जिसको हम लोग नेगेटिव चार्ज करते हैं, माइनस VE। उसके बाद आगे पढ़े हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर हटेगा, और माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर हटेगा। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे के नज़दीक आएगा, एट्रैक्शन होगा, यानी प्लस और माइनस, प्लस क्यू और माइनस क्यू इसके बीच आकर्षण का बल लगेगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू इसके बीच भी आकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि ये विपरीत आवेश है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि आवेशों का क्वांटमीकरण, यानी आवेश क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में रहता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ये रह सकता है, दशमलव में या फिर बटे में नहीं रह सकता है। फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखे, Q इक्वल टू NE होता है, जिसमें Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए आगे समझते हैं। आगे इसका हम लोग नंबरिकल बनाए थे, किसी भी सर्किट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा हो, मतलब N का मान 3 दिया हुआ है, तो विद्युत आवेश का मान Q का मान पूछा जा रहा था। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू NE होता है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा N का मान 3 रख दिए इंटू E पर चार्ज हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दोनों को गुना किए, इसका आंसर आ गया। सेम उसी तरह यहाँ पर भी किए थे। इसमें क्या बोला जा रहा था कि इसमें Q का मान दिया हुआ था, N का मान निकालना है, तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू NE होता है। N बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो E इधर गुना में इधर बटे में हो गया, यहाँ से ये बन गया। उसी तरह ये भी बनाए थे। चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद हम लोग कूलम का नियम देखे थे। कूलम का नियम में क्या बताए थे कि कोई भी ये दो आवेश है Q1 Q2 जो A बिंदु पर B बिंदु पर स्थित है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है, और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है। तो इसमें बोला जा रहा है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दिए, दोनों को समीकरण मान लिए, इसको समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से चले तो ये इधर F दोनों बराबर है, तो ये F हो गया यानी बल हो गया, और समानुपाती हो गया किसके, यहाँ पर ये हो जाएगा Q1 Q2 गुना 1 के, Q1 Q2 हो गया, यहाँ बटे में हो गया R²। तो यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हो गया F समानुपाती का चिन्ह हो गया, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R²। और हम लोग जानते हैं समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट हटता है, कांस्टेंट को हम लोग K मान लिए, तो F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R² हो गया, जहाँ से हम लोग जानते हैं K का मान होता है 1/4πε0। तो यहाँ पे हम लोग मान पुट कर दिए, यानी F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये कूलम का नियम हो गया। तो आगे हम लोग इसका क्या पढ़े थे, इसका कुछ नंबरिकल पढ़े थे कूलम का नियम में, जिसमें हम बताए थे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या किए हैं, आधी कर दी है, मतलब बीच की दूरी जैसे आधी किए तो ये R² अपन 2 दूनी 4 हो गया, और जैसे ये ऊपर गया मतलब ये पलटा तो ऊपर चला गया, यानी ये 4F हो गया, यानी ये 4 गुना हो गया।
उसी तरह यहाँ पर इसमें क्या बोला जा रहा था कि बीच की दूरी को दुगुनी कर दिया गया, मतलब दुगुनी कर दिए तो यहाँ पे 1/4f हो गया। और इसमें क्या किए थे, आवेश को ही 2 गुना कर दिया गया था, तो ये 2f हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे विद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये क्या पढ़े थे कि आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश ले जाएंगे तो एक बल का अनुभव होगा, या फिर आकर्षण का, या फिर प्रतिकर्षण का, मतलब अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का बल महसूस होगा, मतलब या तो वो रिपल्सन लगेगा या फिर अट्रैक्शन का बल लगेगा। तो वही यहाँ पे बताए थे कि आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश ले जाएंगे तो उस पर जो अगर यदि बल का अनुभव होगा तो उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या बताए थे, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को लाए थे, उस पर लाने पर जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वही यहाँ पे बताएं, एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये क्या है, एक सदिश राशि है और इसे हम लोग प्रायः ई वेक्टर से सूचित करते हैं। ई वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन क्यू नॉट आ गया था। उसके बाद इसका हम लोग एसआई मात्रक पढ़े थे। एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होता है, जहाँ पे एफ क्या है, बल है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्यू क्या है, आवेश है, इसका एसआई मात्रक कूलम होता है। तो यहाँ से जैसे हम लोग इस फॉर्मूला पे चले तो एफ का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन, तो ये न्यूटन अपॉन आवेश का एसआई मात्रक कूलम, तो ये कूलम हो गया, यानी इसको हम लोग न्यूटन प्रति कूलम पढ़ेंगे, या फिर इसको हम लोग एन सी इन्वर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद इसका विमीय सूत्र पढ़े थे हम लोग, यानी डायमेंशनल फार्मूला पढ़े थे। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होता है। तो बल का विमा हम लोग जानते हैं MLT - 2 होता है और आवेश का AT होता है। तो यहाँ पे पुट कर दिए, बल के जगह पर MLT - 2 और आवेश के जगह पर AT कर दिए। अब ये हो गया M और उसके बाद L, और T पर 2 पावर था और एक ऊपर गया, ये नीचे से नीचे किस में था, प्लस में ऊपर गया, माइनस में हो गया, और -2 और -1 -3 हो गया, और ए इधर नीचे प्लस में था, ऊपर गया माइनस में हो गया, यानी ये इसका विमीय सूत्र निकल गया। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं विद्युत बल रेखा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स। ये क्या है, एक काल्पनिक वक्र रेखा है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, और ये धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश की ओर जाती है। वही यहाँ पे बताएं, विद्युत बल रेखा काल्पनिक वक्र रेखा है जो धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश की ओर जाती है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये काल्पनिक वक्र रेखा है, यह धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश की ओर जाती है, ये बताए थे। उसके बाद आगे समझ लेते हैं। आगे आप लोगों को बताए थे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि जब कोई समान किंतु विपरीत प्रकृति के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से स्वल्प दूरी पर स्थित हो तो उसी व्यवस्था को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, बताए थे आप लोगों को। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसमें क्या बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। वह यहाँ बताएं, विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये एक सदिश राशि और इसे हम लोग पी वेक्टर से सूचित करते हैं। ये पी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा Q × 2L। अब ये इसका सूत्र हो गया। इसका एसआई मात्रक निकालते हैं तो Q क्या है, आवेश है, L क्या है, मीटर है, लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। यहाँ पे हो गया कुलाम मीटर, क्योंकि आवेश का एसआई मात्रक कुलाम, लंबाई का मीटर, तो कुलाम मीटर हो गया। इसका विमीय सूत्र निकाले तो हम लोग जानते हैं आवेश का AT होता है और लंबाई का L होता है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए, AT हो गया और L हो गया, और हम लोग पहले लिखते हैं MLTA, पहले M नहीं था, M छोड़ दिए, LTA हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। इसमें क्या बताए थे कि कोई एक विद्युत क्षेत्र है, कोई एक विद्युत क्षेत्र में है, उसी में उपस्थित कोई एक पृष्ठ से होकर जितना भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है सभी के माप को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वही लिखें, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को, यानी जितना विद्युत बल रेखा इससे गुजर रही है सभी के माप को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे हम लोग फाई से सूचित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सदिश रूप में, फाई = E वेक्टर डॉट A वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग हटाएंगे तो अदिश रूप में आएगा तो कॉस लग जाएगा, क्रॉस रहता तो साइन रहता, लेकिन इसमें डॉट है तो डॉट के जगह पर ये कॉस थीटा लग गया, ये अदिश गुणनफल हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बिंदु आवेश के कारण
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले हम लोग चले थे इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, जो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। उसके बाद हम लोग चले किससे, कूलाम के नियम से। और कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए थे। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान पुट किए थे, मतलब कि एफ के जगह पर इसका मान पुट किए थे, एफ का मान। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू एफ का मान यहाँ पे इतना पुट कर दिए बटे क्यू नोट। एक आवेश से एक आवेश कट गया था, एक आवेश बचा हुआ था यहाँ पे, यानी ये इसका व्यंजक निकल गया। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़े थे गॉस का थ्योरम। तो इसमें क्या बताए थे, इसके अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से, कोई भी बंद पृष्ठ से है और उससे होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, यानी जितना विद्युत फ्लक्स है तथा उसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बताए हैं किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, तो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो 1/ε0 गुना हो गया, मतलब हो गया φ E इक्वल टू U/ε0। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।